Assalamu alaikum dear student. Welcome back to another important video and welcome back to the VN Academy. Dear student, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं सेल. सेल इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जानदार का बुनियादी यूनिट है, बुनियादी इकाई है. तो आज का हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है साइटोप्लाज्म. आज हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस करना है. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे मैंने एक सेल की डायग्राम बनाई हुई है. तो इसमें मैंने आपने साइटोप्लाज्म को डिस्कस करने से पहले आपको ये 3 टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है. और आज जिस पर हमने डिस्कशन करनी है वो है साइटोप्लाज्म. तो सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट की बात करते हैं बेटा. अब अगर ये इस सेल में से ये पूरा जो हमने सेल बनाया हुआ है, इसकी जो आउटर कवरिंग है वो है सेल वॉल, और इसके जो अंदर वाली जो वो है पड़ी लेयर है पड़ी जो ग्रीन कलर से मैंने बनाई है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है. और इसके अंदर दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस जिसके अंदर बंद है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं या न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं. तो बच्चे अगर हम इसमें से सेल वॉल को क्या करें बेटा, रिमूव कर दें यहां से, ठीक है. जब हम इसमें से सेल वॉल को यहां पे रिमूव करेंगे, इसके बाद जितना भी मटेरियल आएगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, तो वो हमारे पास जो रीजन होगा उसको हम प्रोटोप्लास्ट का नाम देते हैं. उसके बाद बेटा है प्रोटोप्लाज्म. ये तो चलिए था कि मैंने आपको बताया है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है. इसके बाद क्या होता है बेटा, अगर हम इसी रीजन में से सेल वॉल को भी रिमूव कर दें और सेल मेम्ब्रेन को भी क्या करें, यहां से अलग कर दें, और उसके बाद जितना भी साइटोप्लाज्म मवाद मौजूद होता है, मटेरियल, जिंदा लिविंग मटेरियल को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, सॉरी. उसके बाद मतलब सेल वॉल को और सेल मेम्ब्रेन को जब रिमूव करें, उसके बाद जितने भी मटेरियल होंगे, वो जो साइटोप्लाज्मिक एरिया होगा, उसको हम लिविंग मटेरियल को हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं. उसके बाद बच्चे बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की, जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. अब देखें बेटा, ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, सेल वॉल है, और ये दरमियान में हमारे पास एक न्यूक्लियस मौजूद है. अब देखिए, न्यूक्लियस जिसके अंदर बंद है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं. अब देखें बेटा, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप, क्योंकि न्यूक्लियस इसके अंदर बंद है ना, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान जो विस्कस गाढ़ा मादा मौजूद है, ये वाला, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. मतलब नीम शफाफ गाढ़ा जो मादा मौजूद है उसको बच्चे हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं. ठीक है. अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होता क्या है? अब इसके अंदर बेटा मोस्टली जो होता है वो वाटर होता है. क्या होता है? वाटर मौजूद होता है, मतलब पानी मौजूद होता है, जिसमें कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मसलन प्रोटीन भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं, लिपिड्स भी मौजूद होते हैं, और क्या करते हैं, ये नमकियात भी इसमें मौजूद, जो मुकम्मल तौर पर आपस में क्या होती हैं बेटा, हल होती हैं इस रीजन में, साइटोप्लाज्मिक रीजन में. उसके बाद क्या जो मेन चीज है मैं आपको बताने लगा हूं बेटा. अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है. ये सेल का स्ट्रक्चर था कि उसकी जो ऊपर वाली थी वो सेल थी, जो इनर वाली थी वो सेल मेम्ब्रेन थी, उसके बाद न्यूक्लियस जिसके अंदर बंद था उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और दरमियान में एक न्यूक्लियस मौजूद था उसे. अब साइटोप्लाज्म जो होता है बेटा, ये काम क्या करता है, ये ऑर्गेनेली जो होते हैं एक्चुअली उनको जगह फराहम करता है. क्यों जगह फराहम करता है? उसमें बेटा कई बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म में जैसा हो रहे होते हैं रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म में कौन जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, वो भी साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म. अब उसके बाद जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जिनमें सेलुलेशन के दौरान ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ये सारे प्रोसेस किसमें हो रहे होते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म फ्लूइड में हो रहे होते हैं. उसके बाद बेटा हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं. अब क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म इज एन इक्वस कंटेनिंग सब्सटेंस. मैंने आप लोगों को पहले बताया कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद होता है बेटा? वाटर मौजूद होता है,
अ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, और इसके अंदर डिफरेंट तरह के सेल के ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेली कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होता है, इसके अलावा वैक्यूल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। सेल के वो ऑर्गेनेली छोटे छोटे पार्ट मौजूद होते हैं। अदर सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं सेल के अंदर, वो इनऑर्गेनिक आयंस भी हो सकती हैं। बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो जिसके अंदर इसके दरमियान पूरा जो पोर्शन है ये वाला, इसको साइटोप्लाज्म, इसके दरमियान के ऑर्गेनेली भी मौजूद होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, और इसके अलावा इसमें क्या पाई जाती है? ऑर्गेनिक आयंस वगैरह पाई जाती हैं, जैसे सोडियम होगी, कैल्शियम होगी, अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, और डिफरेंट तरह के बच्चे क्या पाए जाते हैं? शुगर भी पाई जाती है इसके अंदर। अब बेटा इसकी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर पे। जब हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो ये दो टाइप्स का होता है इसका स्ट्रक्चर। मेन पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म के मेन पार्ट्स कितने हैं? सबसे पहले हमने इसको डिस्कस करना है कि साइटोप्लाज्म के मेन पार्ट्स कितने हैं और इसके पोर्शन कितने हैं, पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म कितने हैं। अब इस पे बात कर लेते हैं फॉर एक्सप्लेनेटरी पर्पज। बाजू का बेटा एमडी कैट में भी ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसके पोर्शन कितने हैं। बेटा साइटोप्लाज्म में जो पोर्शन है वो दो टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्टोडर्म एंड द सेकंड वन इज एंडोडर्म। बेटा जब हम ये आपने देखा होगा, मैंने एक सेल बना दिया है। क्या बनाया बच्चे? एक सेल बनाया है। आपको पता है उसकी जो आउटर कवरिंग है वो सेल वॉल कहलाएगी, ठीक है। ये क्या है? सेल वॉल, और उसके दरमियान ये जो दूसरी उसकी कवर होगी उसको हम बेटा सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। अब ये एक पूरा सेल मैंने बना दिया, फर्दर न्यूक्लियस मौजूद है दरमियान में और उसके ऊपर जो कवरिंग होगी उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब बेटा बात हमने इसके साइटोप्लाज्म के पोर्शन पे करनी है कि एक्टोडर्म क्या होती है और एंडोडर्म क्या होती है। अब बेटा वो एरिया जो सेल मेम्ब्रेन के करीब करीब हो, ये सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, देख रहे हैं आप ग्रीन कलर की। अब ये इसके करीब करीब जो इलाका है ग्रीन कलर का, इसको हम एक्टोडर्म का नाम देते हैं। और ये कौन सा रीजन होता है बेटा एक्टोडर्म वाला? ये विस्कस रीजन होता है। ये क्या होता है बेटा? इसमें विस्कस रीजन मौजूद होता है सारा। उसके बाद जब बेटा हम एंडोडर्म की बात करते हैं, एंडो मतलब अंदरूनी, ये तो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ वाला इलाका जो भी था उसको हमने एक्टोडर्म का नाम दिया था। उसके बाद क्या है, जब हम एंडोडर्म की बात करते हैं, ये साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म होता है उसके सेंट्रल रीजन है पड़ा, ये वाला, उसके साथ साथ जो रीजन इलाका मौजूद है उसको हम एंडोडर्म का नाम देते हैं। साफ है जो एक्टोडर्म था वो विस्कस रीजन था, तो ये क्या होगा बच्चे? ये जो रीजन होगा ये नॉन विस्कस होगा। उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं इसके साइटोप्लाज्मिक पार्ट पे। तो इसका जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है वो दो टाइप्स का होता है, सॉल्युबल पार्ट एंड इनसॉल्युबल पार्ट। बेटा जब हम इसके सॉल्युबल पार्ट पे बात करते हैं तो ये साइटोसोल कहलाता है। इसमें क्या होता है? 90% वाटर मौजूद होता है, और इसके बाद अदर बायोमॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो जिंदगी को बनाते हैं, लाइफ को बनाते हैं। जानदारों में जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं बच्चे वो अलग अलग नहीं पाए जाते, बल्कि वो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, और इनसे बनने वाला जो मुतवाज़िन पार्टिकल होता है उसको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। इसकी फर्दर दो टाइप्स होते हैं बच्चे, मैक्रोमॉलिक्यूल होती हैं और माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? बहुत हाई होता है, और माइक्रोमॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? बहुत लो होता है। उसके बाद बेटा जब हम बात करेंगे कि ये बायोमॉलिक्यूल्स से होते कौन से हैं, कुछ सवाल होते हैं बेटा छोटे, वो उसमें क्या पाए जाते हैं? उसमें डिफरेंट तरह के आयंस पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम हो गए, ठीक है, इस तरह के, और विल्फर्स कैल्शियम भी पाई जाती है उसमें। अब इसमें डिफरेंट तरह के जो सॉल्युबल पोर्शन है, इसमें बच्चे अमाइनो एसिड भी मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद अमाइनो एसिड्स के साथ इसके साथ सॉल्युबल पोर्शन में शुगर की भी थोड़ी सी मिकदार मौजूद होती है, जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। इसलिए हम इसको जो सॉल्युबल पोर्शन है उसको हम ट्रू सॉल्यूशन का नाम देते हैं कि ये क्या है? एक ट्रू सॉल्यूशन है पड़ा, जो सॉल्युबल पोर्शन है, ठीक है बच्चे। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है बेटा ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर के अज़ा की जो तरतीब होती है वो सेम होती है। उसके बाद बेटा जब हम बात करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल में,
इसमें क्या मौजूद होते हैं? इसमें डिफरेंट तरह के बच्चे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स के अलावा क्या होते हैं? फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। फैटी एसिड्स के अलावा इसमें आरएनए मौजूद होते हैं। और इसलिए इन लार्जर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं। ये क्या, कौन सा सोल्यूशन बना सकते हैं बच्चे? ये बनाते हैं कोलाइडल सोल्यूशन बना देते हैं, ये जिन्हें हम कोलाइडल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो कोलाइडल सिस्टम होता है, जो सॉल्युबल पोर्शन था उसको हम होमोजेनियस मिक्सर कहते थे, और इसको हम कहेंगे बच्चे हेट्रोजीनियस मिक्सर। क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सर में? इसकी फिर दो टाइप्स होती हैं। अब अब पहले हम इनसॉल्युबल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या मौजूद। इनसॉल्युबल पार्ट में बेटा डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं और सेल इंक्लूजन पाए जाते हैं। अब जो क्या होते हैं, जो ऑर्गेनेलिज होते हैं बेटा, ये डिफरेंट तरह के जैसे सेल के पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया और राइबोसोम्स हो गया। इस सेल इंक्लूजन क्या होते हैं? ये बेटा क्या होता है? स्टोरेज प्रोडक्ट होते हैं सेल के अंदर। सेल इंक्लूजन जो होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, फैट्स हो गए, एचबी जैसे हीमोग्लोबिन, प्रोटीन है, पिगमेंट्स है, यूरिया है, यूरिक एसिड होते हैं, जो क्या करते हैं फर्दर ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और बाद में क्या करते हैं फर्दर जो रिएक्शंस होते हैं उसके पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेटा हम जब इसकी फंक्शंस पे बात करते हैं, जब इसके फंक्शन पे बात करेंगे तो ये क्या है बेटा? ये एक स्टोरेज साइट है। ये क्या करता है? डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेलिज को स्टोर कर लेता है। आयंस हो गए जैसे कि क्लोरीन है, सोडियम है, दूसरे जितने भी मटेरियल्स हैं उनको क्या करता है? स्टोर कर लेता है। ये साइटोप्लाज्म का एक मेन फंक्शन है। उसके बाद क्या है बेटा? ये एक रिएक्शन सेंटर के तौर पर काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस में होता है, उसके दौरान क्या होता है? जिनमें सेल रेस्पिरेशन के दौरान क्या हो रही होती है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है सेल रेस्पिरेशन के दौरान। अब तीसरा क्या है? ये प्लेस ऑफ ऑर्गेनेलिज है। यहाँ पे क्या कर जितने भी ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं उनको ये जगह फराहम करता है। जो साइटोप्लाज्म मटेरियल होता है उसमें डिफरेंट तरह के माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम वो क्या होते हैं इसके अंदर मौजूद होता है। तो साइटोप्लाज्म का मेन एक फंक्शन ये भी है कि वो क्या करता है? ऑर्गेनेलिज को वहां पे जगह फराहम करता है। और उसके बाद क्या करता है? ये उसको प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड शेप, उसको एक खास किस्म का स्ट्रक्चर बना देता है और शेप देता है। उसमें क्या है? प्रोवाइड प्लेस फॉर द ऑर्गेनेलिज मूवमेंट, कि आज जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं उसको क्या करता है? उनकी मूवमेंट का भी ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म का वो साइटोप्लाज्म जो होता है वो किरदार अदा करता है कि वो ऑर्गेनेलिज किस तरह उस साइटोप्लाज्म फ्लूइड में मूव कर रहे हैं। ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी थी कोलाइडल सिस्टम में बताना भूल गया था। इसमें जो कोलाइडल होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है बच्चे विस्कस, एक होता है नॉन विस्कस। इस तरह जो हमारे पास विस्कस सोल्यूशन होता है उसको हम जेल का नाम देते हैं कोलाइडल सिस्टम में। ठीक है। कोलाइडल सिस्टम में जो हमारे पास विस्कस सोल्यूशन होता है उसको हम जेल का नाम देते हैं, और जो हमारे पास नॉन विस्कस सोल्यूशन होता है उसको हम सोल का नाम देते हैं। बच्चे शॉर्ट सी वीडियो थी साइटोप्लाज्म के बारे में जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल लेक्चर दिया है। सेम एज इट अगर आप लोग इस तरह लिखेंगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।